जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पूरे जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ा था और अब हमारा चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जो कि समापन की ओर है। जो कि आज की जो क्लास है सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और एक टॉपिक और रहेगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दो निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और तीन निकाय होंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और चार होंगे तो उसकी क्या होगी। तो इन तीनों चीजों को आज हम इस वीडियो में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस पर पूरा सिलेबस करा रहे हैं आपको फिजिक्स का, और बहुत जल्द कुछ ना कुछ इस पर क्रिएटिव चीजें लाने की पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। आकाश सर भी लगे हुए हैं, अभिषेक सर भी लगे हुए हैं, और मैं भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो बस आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी फिजिक्स की क्लासेस की, तो आप जाके एक सिस्टमैटिक तरीके से ही चीजों को देखें, उसके बाद क्लास को इसको देखें। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं बिना बातें किए हुए। चलिए, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी लिखना भूल गए लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, कि जब भी दो आवेश यानी कि दो चार्ज पार्टिकल को मैं इनफाइनाइट से उठा के लेके आऊंगा, कहां से उठा के लाऊंगा, इनफाइनाइट से। अब इनफाइनाइट से उठा के मैं किसी एक पॉइंट पे रख दूंगा और दूसरे आवेश को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे रख दूंगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या एक सिस्टम बन जाएगा, एक निकाय बन जाएगा। तो इस निकाय में जो इन निकाय को बनाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सर कैसे? जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेश, जरूरी नहीं दो आवेश लेके आया हूँ यहाँ पे, दो आवेशों के कारण निकाय बनाया, तीन आवेशों के कारण भी निकाय बन सकता है, चार के कारण भी बन सकता है। यानी लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक आवेशों को, कहां से बच्चों, अनंत से, कहां से, अनंत से परस्पर निकट लाकर, भाई परस्पर निकट लाकर, और उसको निकाय को बनाने में, उस आवेश को परस्पर निकट लाके उस निकाय को बनाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू K Q1 Q2 अपॉन R। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दो आवेश रखे हुए हैं। अब ये जो दो आवेश जो है बच्चों, हम कहां से लेके आए, बेसिकली इनको हम लेके आए इनफाइनाइट से। कहां से लेके आए बच्चों? इनफाइनाइट से उठा के लेके आए हम इसको। अब इनफाइनाइट से उठा के लेके आए तो इसको यहाँ पे लेके आया, तो फिर इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे इनको परस्पर निकट लेके आया, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा उस निकाय को बनाने में, और उस निकाय को बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन R। के यहाँ पे बच्चों परावैद्युतांक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ के यहाँ पे क्या है। तो के यहाँ पे परावैद्युतांक है, इस बात को आपको याद रखना। ये यहाँ पे क्या है बच्चों? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने इसको बता दिया बच्चों कि माध्यम की वैद्युशीलता निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया था, इसकी कोई मात्रक विमा नहीं होता। ठीक है, तो के यहाँ पे परावैद्युतांक है। अगर बात करता हूं बच्चों, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, तो ये पूछा जाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद रखना आप लोगों को कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? स्केलर। कैसी राशि है? स्केलर राशि है, यानी कि अदिश राशि जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? इसी के साथ जैसा कि लिखा है कि माना कि कोई दो आवेशों का Q1 तथा Q2 मिलकर एक निकाय बनाते हैं और उनकी बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये निकाय सिस्टम जो बन गया है, निकाय क्या होता है बच्चों, यानी कि दो आवेशों को मिलाया, आपस में करीब लेके आए, तो जो सिस्टम का जो निकाय बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम जो बन जाता है उसको हम कहते हैं क्या? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपको एक बात और याद रखनी है, अगर कहीं पर बच्चों सजातीय आवेश है, अगर ये Q1 Q2 सजातीय आवेश, अगर ये पॉजिटिव है
दोनों आवेश अगर धनात्मक हैं तो उसको कहते हैं सजातीय आवेश। अगर दोनों आवेश एक प्लस का है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसको कहते हैं विजातीय आवेश। लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो सजातीय आवेश याद रखना है बच्चों आपको कि सजातीय आवेश, सजातीय जो आवेश होते हैं बच्चों, सजातीय आवेश, तो सजातीय जो आवेश होते हैं इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा याद रखना कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो हमारे विजातीय आवेश होते हैं, कैसे बच्चों, विजातीय, विजातीय आवेश यानी अलग अलग, नेचर में अपोजिट हूं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। तो पूछा जा सकता है कि दो सजातीय आवेश हो, अगर सजातीय आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दे देगा बना के, आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अगर निकट लाके जो निकाय बनाया जाता है, और निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे दो आवेशों को लेके आए थे, 3 आवेशों को लेके आएंगे तब कार्य करना पड़ेगा, 4 आवेशों को लेके आएंगे तब भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं बच्चों कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे बच्चों कि अगर दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर दो आवेशों को निकाय बनाएंगे दो आवेशों के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या निकल के आता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसी की तरह बच्चों 3 आवेश को अगर अनंत से लेके आएंगे तो उनके निकाय बनाएंगे 3 आवेशों के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर चार आवेश के कारण जो निकाय बनेगा उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या समझाई कि इसमें बच्चों दो निकाय लेते हैं। क्या बच्चों, दो आवेश है, मान लीजिए कि इस तरीके से कि जो दो आवेश हैं वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। मान लो बच्चों कि ये दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, जो कि इस समय मैं मान लेता हूं कहां पे रखे हुए हैं, कि मान लो बच्चों कि ये इस समय पे कहां रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। कहां रखे हुए हैं बच्चे, अनंत पे रखे हुए हैं। ध्यान से समझेंगे भाई, कहां पे रखे हुए हैं, अनंत पे रखे हुए हैं। अब इस Q1 आवेश को उठा के, मान लीजिए इस Q1 आवेश को उठा के मैं यहाँ पे ले आया बिंदु A पर, यानी इसको मैं उठा के, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया Q1, कहाँ पे ले आया, यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे उठा के लेके आया, फिर मैं Q2 को उठा के लेके आया, तो Q2 को उठा के लेके आया, तो Q2 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया Q2। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया बच्चों क्या है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैंने मान लिया इनके बीच का सेपरेशन बच्चों मैंने मान लिया क्या है कि R12, क्या है, R12। इनके बीच का सेपरेशन R12 मान लिया। तो सबसे पहले आपने देखा बच्चों कि Q1 को उठा के मैं लेके आया यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ, इस बिंदु को मैं कह देता हूँ A, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ यहाँ पे B। तो भाई सबसे पहले मैं आवेश Q1 को बिंदु A तक लेके आया, ठीक है। उसके बाद में Q2 आवेश को बिंदु B तक लेके आया, और इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है R12, यानी Q1 आवेश इस पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इनके बीच का सेपरेशन जो दूरी है वो मैंने R12 मान लिया। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आवेश Q1 को लाने में बिंदु B पर क्या, बिंदु A तक लाने में क्या कितना करना पड़ा, बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो इन दोनों बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, स्टेप 1, कि बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या लेके आया, आवेश Q1 को, क्या, आवेश Q1 को बिंदु A तक, तो लिख सकते हैं आवेश Q1 को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से ला रहा हूं, अनंत से बिंदु A तक लाने में
लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बच्चों किया गया कार्य, तो आप लोग जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है, अगर मैं बिंदु ए पर कार्य देखूं यहाँ पे, तो कार्य बराबर क्या होता है, बिंदु ए का विभव, ए का विभव इंटू आवेश, आवेश। अब आवेश किसको लेके आ रहे हैं बच्चों, Q1 को, तो यार आवेश क्या हो गया, Q1। अब एक बात बताइए बच्चों कि बिंदु ए पर कोई विभव उत्पन्न करने वाला है, बताइए भाई, बिंदु ए पर कोई विभव उत्पन्न करने वाला है कि नहीं है। तो भाई जब बिंदु ए पर विभव उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किया गया कार्य बच्चों, यानी बिंदु A1 का कार्य मैंने माना W1, तो बिंदु ए पर किया गया यानी विभव क्या है बच्चों, 0। तो आवेश क्या होगा बच्चों, ये Q2, आवेश क्या है यहाँ का, Q1। तो भैया यहाँ पे W1 कितना हो जाएगा, W1 यहाँ पे क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। यानी बिंदु ए पर किया गया कार्य क्या है, शून्य है। शून्य क्यों है, क्योंकि बिंदु ए पर विभव उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं। तो बिंदु ए पर विभव उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। जब यहाँ पे विभव का मान 0 है, तो कार्य का गुण, अगर यहाँ पे आवेश का गुणा करूंगा तो कार्य किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप आप लोगों को समझ में आया। अब क्या होगा बच्चों कि मैं आवेश Q2 को लेके आऊंगा बिंदु बी तक, तो मुझे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो स्टेप 2 में देखें हम, यहाँ पे स्टेप 2, आवेश Q2 को, आवेश Q2 को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से, अनंत से बिंदु बी तक, बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो बच्चों यहाँ पे अगर किया गया कार्य देखूं मैं यहाँ पे, तो आप लोग जानते हो, तो किया गया कार्य मैंने मान लिया बिंदु बी पर W2 है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव इंटू आवेश, इंटू आवेश। आवेश कौन सा बच्चों, Q2 को लेके आ रहे हैं भाई, किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, बिंदु बी पर यहाँ पे तो कोई आवेश था नहीं, तो यहाँ पे तो विभव उत्पन्न करने वाला कोई था नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर बिंदु बी पर मैं विभव Q2 लेके आया हूं, तो इस पे तो Q1 आवेश इस पे विभव उत्पन्न करेगा, क्यों भाई। तो यानी Q1 आवेश इस पे क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो उस विभव को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, W2 बराबर, W2 बराबर आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव इंटू आवेश, इंटू आवेश। तो भाई बिंदु इस पे विभव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी W2 बराबर, तो भाई बिंदु बी पर विभव क्या होगा बच्चों, बताओ फॉर्मूला क्या होगा भाई। तो के, आप एक बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, के Q1 अपॉन R1, तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R12, क्या हो जाएगा, R12। और यहाँ पे आवेश कितना है बच्चों, Q2। ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से। अगर मैं देखूं तो इसके कारण, यानी इसके कारण इस पर विभव उत्पन्न होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों विभव का, तो B बराबर आप जानते हो क्या होता है, KQ अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि B बराबर KQ अपॉन R। तो इसके कारण विभव उत्पन्न क्या होगा, KQ1 अपॉन R12, के बीच का सेपरेशन क्या है, R12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R12। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या निकल के आई, W2 बराबर क्या निकल के आया, KQ1 Q2 अपॉन R12, ये निकल के आया। यहाँ पे इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिए
बिंदु ए पर किया गया कार्य कितना है 0 और बिंदु बी पर किया गया कार्य कितना है बच्चों ये। अब मुझे निकाय बनाना है, क्या भाई स्थिति ऊर्जा होती क्या है, निकाय को बनाने में किया गया कार्य। तो भैया टोटल कार्य हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे टोटल कार्य। तो टोटल कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो टोटल कार्य लिखेंगे निकाय के निर्माण में, निकाय के निर्माण में किया गया कार्य, निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अगर मैं यहाँ पे कुल कार्य निकालूं तो कुल कार्य मैंने मान लिया बच्चों क्या है W बराबर W1 प्लस W2। अब आप लोग जानते हो W1 कार्य कितना है बच्चों 0 और W2 कार्य हमारा ये है। तो यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों W बराबर W1 क्या किया गया कार्य क्या है बच्चों बिंदु ए पर 0 और बिंदु बी पर किया गया कार्य कितना है K Q1 Q2 अपॉन R12। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12। क्या निकल के आया बच्चों R12। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12, यानी इस निकाय के दो आवेशों के कारण जो निकाय बनता है उसमें किया गया कार्य कितना होता है W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12। यानी Q1 Q2 का जो सेपरेशन है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि पहले आवेश के और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, जिससे आप समझ सके कि R12 ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी। अगर बच्चों जो सेपरेशन बीच का कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर 5 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दी। तो दो आवेश हो और दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो किया गया कार्य होता है वही हमारा वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब तो दो आवेशों के निकाय के कारण जो वैद्युत स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है वो ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये जो कार्य है निकाय के निर्माण में किया गया कार्य संचित हो जाता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, संचित हो जाता है। तो निकाय के निर्माण में जो जितना हमें कार्य करना पड़ा है ये हमारा स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अब तीन आवेश के कारण देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि तीन आवेश के कारण क्या होता है, तीन आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया वहां पे दो आवेश रखे थे अनंत पे। अब यहाँ पे जो आवेश रखे रहेंगे अनंत पे कितने रखे रहेंगे, तीन, और तीनों को एक एक करके लेके आएंगे, फिर उनके अनुसार कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि तीन आवेश रखे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पे तीन आवेश रखे हुए हैं Q1 Q2 और Q3, और ये कहाँ रखे हुए हैं बच्चों, तो मैंने बताया ये कहाँ रखे हुए हैं, अनंत पे रखे हुए हैं। कहाँ पे, अनंत पर, अनंत पे रखे हुए हैं। अब इन आवेशों को मैं लेके आऊंगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पहले आवेश को मैं लेके आया, तो भैया पहले आवेश को इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेता हूं। चलिए भाई देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं इस आवेश को बच्चों, इस Q1 आवेश को मैं उठा के लेके आया बच्चों, कहां पर, यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं क्या, A। ठीक है, सबसे पहले इस आवेश को बिंदु A तक लेके आया मैं, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, वो भी क्या कार्य करना पड़ा वो हम निकालेंगे। फिर इस Q2 आवेश को बच्चों मैं उठा के लेके आया बच्चों, कहां पे, बिंदु B पर, कहां पे, बिंदु B पर। इस Q2 आवेश को उठा के लेके आया बिंदु B पर, और फिर इस तरीके से आवेश तीसरे को उठा के लेके आया और इसको रख दिया बच्चों मैंने कहां पे, बिंदु C पर। अब इनके बीच का सेपरेशन, पहले और दूसरे आवेश की जो बीच की दूरी वो मैंने मान ली बच्चों क्या, R12। क्या मान ली बच्चों, R12। दूसरे और तीसरे आवेश की जो बीच की दूरी है वो मैंने मान ली क्या बच्चों, R23। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, R13। क्या हो जाएगी,
13। तो इन तीनों को ही मैं 1 बाय 1 करके लेके आया और मुझे कितना कार्य करना पड़ा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं। तो स्टेप 1 तो हमारा पहला स्टेप क्या है बच्चों कि सबसे पहले मैं आवेश को लेके आया, किसको, Q1 को। तो लिख सकते हैं आवेश, यहाँ पे आवेश Q1 को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से बिंदु A तक, कहां तक, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब बच्चों आप लोग कार्य कैसे निकालते हो, तो कार्य का मैंने फॉर्मूला बताया था। तो कार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कार्य बराबर क्या होता है, VQ, विभव इंटू आवेश। तो बस इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो कार्य मैंने मान लिया बच्चों A तक का लाने में किया गया कार्य मैंने मान लिया क्या, W1 है। तो बिंदु A पर, बिंदु A का विभव इंटू आवेश, कार्य का फॉर्मूला होता है विभव इंटू आवेश। आवेश कितना बच्चों, Q1 को लेके आ रहे हैं भाई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे Q1 को अगर मैं लेके आ रहा हूं तो आपको पता है कि बिंदु A पर तो विभव उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं है। तो भैया बिंदु A का विभव क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। और आवेश क्या है बच्चों, Q1। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा 0 में तो क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये W1 कितना आएगा बच्चों, ये कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 0। जैसा कि अभी हमने पहला स्टेप किया था, 2 निकाय के कारण निकाला तो उसका किया गया कार्य कितना था, 0। पहले कारण हमेशा 0 निकल के आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझना है। अब बच्चों क्या होगा कि इस Q2 आवेश को, इस वाले Q2 आवेश को बिंदु B तक लेके आऊंगा। तो बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो स्टेप 2 पे चलते हैं भाई, स्टेप 2 पे चलते हैं। तो आवेश लिख सकते हैं स्टेप 2। तो आवेश लिख सकते हैं, आवेश Q2 को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से बिंदु B तक, कहां तक, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य क्या होगा भाई, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो भैया बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य मैंने मान लिया W2। क्या मान लिया, W2। तो ये W2 बराबर बिंदु B का विभव कहां पे उत्पन्न होगा भाई, बिंदु B का विभव इंटू आवेश। आवेश कौन सा बच्चों, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो आवेश Q2। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे तो कोई विभव उत्पन्न करने वाला था नहीं, लेकिन अगर बिंदु B पे अगर मैं Q2 आवेश लाऊंगा तो भाई Q1 इस पे क्या लगाएगा, इस पे विभव उत्पन्न करेगा, किस पे, Q2 पे। यानी ये इस पे क्या एक बल लगाएगा नहीं लगाएगा, तो ये इस पे क्या एक विभव उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, एक विभव उत्पन्न करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में W2 बराबर आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर, कहां पे बच्चों, बिंदु B पर उत्पन्न विभव इंटू आवेश। आवेश कितना था हमारा, Q2 को लेके आए थे भाई। तो भैया किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आप लोगों को पता है, बता चुका हूं मैं। क्या होता है, K किसके कारण भैया, Q1 के कारण, अपॉन बीच की दूरी क्या होगी भैया इन दोनों के, Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या है, R12। कितनी है, R12। तो R12 और Q2 कितना है बच्चों, दूसरा आवेश कितना है, Q2। तो ये तो विभव हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, W2 बराबर क्या निकल के आया, K Q1 Q2 अपॉन R12। क्या निकल के आया, R12। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो यानी बिंदु B पर किया गया कार्य कितना है बच्चों, कितना है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल दीजिए यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड।
इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। यानी मैं अब कहाँ पहुंच गया बच्चों, इसके कारण भी निकाल दिया, बी पर भी निकाल दिया। अब इस Q3 आवेश को उठा के मैं लेके आऊंगा कहाँ पे, बिंदु C पर। अब बिंदु C पर लेके आऊंगा तो भाई एक तो ये भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा और Q2 भी इस पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। यानी दोनों आवेश बिंदु C पर विभव उत्पन्न करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे लाया था तो यहाँ पे तो विभव उत्पन्न करने वाला कोई था ही नहीं, तो शून्य हो गया था किया गया कार्य। बी पर लाया तो इस पर विभव उत्पन्न करने वाला क्या था, Q1। अब यहाँ पे Q3 पे देखेंगे लाऊंगा तो Q1 भी उत्पन्न करेगा विभव और Q2 भी विभव उत्पन्न करेगा। तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो लिख सकते हैं स्टेप 3, आवेश Q3 को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से बिंदु C तक, कहां तक, बिंदु C तक। इसको ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो भैया क्यों किया गया कार्य मैंने मान लिया क्या, W3 है, क्या बच्चों, W3। और बिंदु C पर विभव उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग, कहां पे, बिंदु C पर, बिंदु C पर विभव और इनटू आवेश। बेटा आवेश कौन सा है, किसको लेके आए उठा के वहां से, Q3 को, किसको लेके आए हैं, Q3 को। तो बिंदु C पर विभव उत्पन्न कौन करेगा, एक तो Q1 करेगा और एक Q2 करेगा, जैसा कि मैंने बताया। अब इस वाले बिंदु पे आवेश Q1 भी करेगा और Q2 भी करेगा, तो दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं W3 बराबर, तो लिखेंगे आवेश, समझना ध्यान से, आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विभव, ठीक है, उत्पन्न विभव। उसके बाद बच्चों Q1 के कारण बिंदु C पर विभव, अब प्लस करेंगे बच्चों, क्या प्लस, अब Q2 भी तो उत्पन्न करेगा विभव बिंदु C पर, तो आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विभव इनटू आवेश, आवेश कौन सा बच्चों, Q3, आवेश कौन सा, Q3, क्या बच्चों, आवेश Q3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है भाई, यहां तक बात। तो आवेश Q3, अब बच्चों यहां पे देखिए तो W3 बराबर भाई Q1 के कारण बिंदु C पर विभव उत्पन्न होगा, यानी Q1 के कारण, ध्यान से समझना, Q1 के कारण, तो Q1 के कारण बिंदु C पर विभव, बीच का सेपरेशन क्या है बच्चों, R13, तो क्या हो जाएगा ये, तो यानी कि Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 के कारण वही देखेंगे, Q2 के कारण, तो Q2 के कारण बीच का सेपरेशन क्या है, ये वाला, तो भाई ये लिख लेंगे यहाँ पे Q2 बराबर R23 इंटू आवेश, क्या होगा बच्चों, इंटू आवेश, आवेश कौन सा बच्चों, Q3, आवेश क्या है, Q3। अब इस आवेश Q3 का मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसमें, यानी इन दोनों में क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका, Q3 का, तो मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, इनका गुणा किया तो क्या निकल के आया, W3 बराबर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आया बच्चों, Q1 Q3 आएगा, क्या, K1 Q3, तो ये देखिए Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चों, Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है भाई, तो ये निकल के आया। अब इनका देखो भाई, बीच का सेपरेशन, तो वही फॉर्मूला बना। अब भाई ये डाल दिया मैंने, ये किया गया क्या है बच्चों, यानी बिंदु C पर किया गया कार्य, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों मैंने देखो तीनों के कारण आवेश निकाल दिया, यहाँ पे देखिए W1 भी निकाल दिया बिंदु A पर विभव, और उसके बाद बिंदु B पर मैंने कार्य निकाल दिया, और बिंदु C पर भी कार्य निकाल दिया।
अब निकाय के निर्माण में मुझे कितना कार्य करना पड़ता है, वो टोटल चार्ज, हम टोटल कार्य निकालेंगे। हम तो टोटल कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल के किस तरीके से निकालेंगे, तो लिखेंगे निकाय के निर्माण में, निकाय के निर्माण में किया गया कार्य, निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य। तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य क्या होगा, W बराबर W1 W2 प्लस W3, टोटल कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे भैया देखो ध्यान से, W1 कितना कार्य है बच्चों, तो यहाँ पे W1 कितना कार्य है, 0, तो 0 लिख दिया यहाँ पे, 0 प्लस, उसके बाद बच्चों W2 की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12, क्या K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 के वाले ये रही कितना बच्चों, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं 0 है तो भाई इसको क्या लिख सकता हूं फाइनली, W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हमारा क्या है बच्चों फाइनली, ये हम लोगों का क्या है फाइनली किया गया कार्य है, क्या है, किया गया कार्य है, ये हमारा किया गया कार्य है। तो देखिए भाई, तो ये हमारा किया गया कार्य है, और यहाँ पे क्या निकाय के लिख सकते हैं, निकाय के, निकाय के निर्माण में किया गया कार्य, किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है, वैद्युत स्थितिज रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों 2 आवेशों के कारण, 3 आवेशों के कारण, निकाय के कारण जो स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है करा दिया। यानी कि 3 अगर आवेश है और अनंत पर रखे तो उसके निकाय में निर्माण में किया गया कार्य होता है, वो उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3 आवेशों के कारण। अब बात करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने यहाँ तक की बात पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने की, ठीक है। अब 4 आवेशों के कारण देख लेते हैं क्या होता है। इसके बच्चों बेसिकली क्या है कि ये आपके कभी पूछा नहीं जाता सिलेबस में, लेकिन मैंने आपको फिर भी ये लिख लिया कि 4 आवेश अगर कभी आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे टीचर ने हमें बताया था। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। इसीलिए तो 4 आवेश अगर हो तो उसके कारण क्या होता है बच्चों, तो उसके कारण भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर 4 आवेश हो, इनको भी अनंत से लेके आए 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो अगर देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं इसको समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, देखो भाई, तो पहले सबसे पहले क्या Q1 Q2, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या R12, तो ये पहले के कारण यानी ये वाले और ये वाले, इनके कारण बीच का देखो तो ये रहा पहला, ठीक है। दूसरा बच्चों कौन सा लिया हमने, Q1 Q3, यानी ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच का सेपरेशन R13 ये आ गया, ठीक है। तीसरा बच्चों अगर बात करूं Q1 Q4, यानी Q1 क्या है बच्चों, ये विकर्ण, ये डायगोनल लेंगे बच्चों, यानी ये Q1 और Q4, तो ये आ गया बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये वाला R14, आया ना, ठीक है। तो तीसरा भी हो गया। उसके बाद बच्चों Q2 Q4 कहां बच्चों, यानी ये रहा Q2 Q4, ये रहा, इनके बीच का सेपरेशन क्या R24, ये वाला चौथा ये हो गया। पांचवा अगर बात करूं Q3 Q4, यानी Q3 Q4, ये रहा Q3 Q4, यानी ये वाला, तो ये वाला ये आ गया, ठीक है। और फिर चौथा बच्चों लास्ट जो बच्चा वो क्या हो गया, इनका डायगोनल Q3 Q2, यानी Q2 ये वाला Q2 और Q3,
तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया बच्चों, R23। क्लियर है। तो टोटल कितने भैया, यानी 4 अगर आवेश है और अनंत से लाके निर्माण करते हैं निकाय का, तो उसके कारण ये फॉर्मूला है। याद कर सकते हैं आप इस तरह, डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का देख लो, फिर इन दोनों के बीच का देख लो, फिर इन दोनों के बीच का देख लो, इन दोनों के बीच का देख लो, फिर इन दोनों के बीच का देखो, और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का देखो। इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैंने आई होप आपको ये सारी चीजें समझाई है यहाँ पे। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, इससे आप आसानी से इसको लिख लो, समझा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है भाई। तो देखिए 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थित ऊर्जा क्या होती है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। कि देखिए सबसे पहले हमने जाना यहाँ पे कि विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है, इसको समझा हमने। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चीजें आप लोगों को समझाई कि अगर 2 आवेश हो, उनके 2 आवेशों के कारण अगर निकाय का निर्माण करेंगे तो स्थित ऊर्जा क्या होती है, वो हमने सीख लिया यहाँ पे। और इसी प्रकार से 3 के कारण और 4 के कारण, इन तीनों को हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपने सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।